दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी इस दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे फ्लाई ओवर्स और ब्रिजेज़ की भी अहमियत बढ़ती जा रही है। और ये अहमियत उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब ये पुल ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी पे बने हों। जी हाँ, जहाँ ज़मीन पर ब्रिजेज़ की कंस्ट्रक्शन पर वर्कर्स को मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वहीं पानी पर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन पर मेहनत और लागत भी 10 गुना बढ़ जाती है। पानी के ऊपर ये पुल बनाने से पहले एक एक इंच तो क्या, एक एक मिलीमीटर का भी पहले से हिसाब किताब लगाया जाता है, क्योंकि अगर 1 मिलीमीटर की भी गलती हुई तो करोड़ों और अरबों डॉलर के साथ साथ लाखों जानें भी एक ही झटके में ढेर हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह पानी के ऊपर इन पुलों को तामीर किया जाता है और किस तरह एक छोटी सी भी गलती लाखों जानें ले सकती है। लेकिन वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे बुनियाद के बगैर किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को खड़ा नहीं किया जा सकता, वैसे ही बुनियाद के बगैर पुल को भी तामीर नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है, गहरे समंदर और दरिया पर बने पुल की बुनियाद तो पानी के अंदर होती है, लेकिन आखिर ये बुनियाद कैसे बनाई जाती है? कैसे इस गहरे पानी के अंदर लहरों के नीचे से तामीर किया जाता है और कैसे ये हज़ारों और अरबों लीटर पानी में मजबूती से कायम रहती हैं और कैसे समुद्री तूफानों का सामना करती हैं? तो चलिए इन तमाम तर सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर्स का पहला काम होता है कि पानी की गहराई को चेक करना और साथ साथ पानी के नीचे जो ज़मीन है इसके बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करना। यानी पानी की गहराई कितनी है और पानी के नीचे जो ज़मीन है वो ज़मीन रेतली है या पथरीली। ये तमाम तर मालूमात इकट्ठी करने के लिए प्रोफेशनल गोताखोरों को पानी के अंदर भेजा जाता है और कई हफ्तों तक मालूमात इकट्ठी करने का काम जारी रहता है। अगर पानी कम हो तो बुनियादी कंस्ट्रक्शन का काम भी आसान होगा, लेकिन अगर पानी गहरा निकला तो इससे वर्कर्स की जान को भी खतरा होगा और साथ साथ तामीराती लागत और मेहनत दोनों कई गुना बढ़ जाएंगी। मालूमात इकट्ठी करने के बाद जो मरहला आता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बुनियाद को बनाने के लिए पानी को इस जगह से कैसे हटाया जाए। चाहे पानी कितना गहरा ही क्यों ना हो, जिस जगह बुनियाद बनानी होती है उस जगह से पानी हटाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना गहरा पानी आखिर कैसे हटाया जाए। इंजीनियर्स के पास इसके भी 3 तरीके हैं, जिनमें से सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका कोफर डैम कहलाता है। इस तरीके में जिस जगह पुल तामीर करना हो उस जगह चारों तरफ से इतनी मिट्टी डाली जाती है जो पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाए, और जब चारों तरफ ब्लॉक हो जाते हैं तो बीच से पानी निकाल कर इस जगह को खुश्क कर लिया जाता है, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अब आराम से किया जा सकता है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होता। अक्सर ऐसा भी होता है चारों तरफ पर डाली गई मिट्टी नरम हो जाती है, पानी का प्रेशर डैम की वाल को तोड़कर इसके अंदर दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जान को भी खतरा रहता है। इस मसले से बचने के लिए ये डैम मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की शीट्स से बनाया जाता है। यानी लोहे की शीट्स को एक एक करके मशीन की मदद से पानी में डाला जाता है, जो एक मजबूत दीवार बन जाती है। जब कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो जाता है तो इसको हटा दिया जाता है। बुनियाद बनाने का दूसरा तरीका कैसोन्स कहलाता है। इस तरीके में इस फाउंडेशन को पहले ज़मीन पर बनाया जाता है, फिर इसको किसी शिप की मदद से उस जगह पहुंचाया जाता है जिस जगह इसको इंस्टॉल होना होता है। अब मसला ये होता है कि इसको पानी के अंदर कैसे डाला जाए, क्योंकि ये बुनियाद एक बॉक्स जैसी होती है जो नीचे से बंद और ऊपर से खुली होती है। अगर इसको ऐसे ही पानी में डाला गया तो ये पानी के ऊपर ही तैरना शुरू हो जाएगी। ये बुनियाद पानी के ऊपर ना तैरे, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक तरीका होता है। अगर पानी ज़्यादा गहरा हो तो पहले बहरी जहाज़ों की मदद से बड़े बड़े पत्थर पानी के अंदर डालकर पानी के नीचे इस जगह की भराई की जाती है और कैसोन्स को क्रेन्स की मदद से इन पत्थरों के ऊपर रख दिया जाता है और आखिर में इसके अंदर ऊपर से बहुत ज़्यादा कंक्रीट डाल दिया जाता है, जो इसको और ज़्यादा मजबूत और वजनी बना देता है। अगर पानी इससे भी ज़्यादा गहरा हो तो बुनियाद बनाने का तीसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बैटर्ड पाइल भी कहा जाता है। इस तरीके में लोहे के बड़े बड़े पाइप्स को बहरी जहाज़ों की मदद से इस जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिस जगह कंस्ट्रक्शन करनी होती है। पहले इन लोहे के पाइप्स को ज़मीन के अंदर धंसाया जाता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनको धंसाने का ये काम आखिर कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि लोहे के ये पाइप्स इतने हल्के तो होते नहीं कि इनको आसानी के साथ ज़मीन के अंदर धंसाया जा सके। आखिरकार एक एक पाइप हज़ारों टन वजनी होता है। इस काम को सर अंजाम देने के लिए स्पेशल किस्म की बड़ी बड़ी क्रेन्स को बहरी जहाज़ों की मदद से बुनियाद बनाने की जगह पर मंगवाया जाता है, जो इन पाइप्स को लगातार ठोक ठोक कर ज़मीन के अंदर इतना धंसा देते हैं कि अब ये बड़ी बड़ी लहरें हों या समुद्री तूफान,
ان پائپس کو 1 ملی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی۔ اس سارے عمل کے بعد پانی کے اندر بیچوں بیچ ایک بہت مضبوط اور ٹھوس بنیاد تیار ہو جاتی ہے جس کے اوپر پل کی کنسٹرکشن کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ سب اتنا آسان کام بھی نہیں ہوتا جتنا یہ کہنے اور سننے میں لگتا ہے۔ اس سارے پروسیس میں سالوں کی محنت اور کئی انسانوں کی جانیں بھی گنوائی جاتی ہیں۔ اس طرح آخرکار ایک پل کو تیار کر لیا جاتا ہے۔ دوستو، ان تمام باتوں کے بعد اگر ہم پانی کے اندر بننے والے پلوں کی لاگت کی بات کریں تو یہ لاکھوں اور کروڑوں کا کام نہیں بلکہ اربوں کا کام ہے۔ لیکن ایک پل کی قیمت کا تعین اس کی لمبائی سے ہی لگایا جا سکتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ایک نارمل لمبائی رکھنے والا پل اربوں روپے کھا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کام میں تھوڑی سی بھی کوتاہی یا کنجوسی کی جائے تو یہ اربوں روپے کے ساتھ ساتھ درجنوں انسانی جانیں بھی لے سکتا ہے۔ ایسا ایک واقعہ کچھ عرصہ پہلے برازیل میں پیش آیا تھا، جہاں ایک پل گرنے سے اس کے اوپر فٹ پاتھ پر چلنے والے درجنوں افراد پل کے ساتھ ساتھ نیچے پانی میں جا گرے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 33 بتائی جاتی ہے، لیکن جو بعد میں بڑھ گئی تو ان میں 12 بچے بھی بتائے جاتے ہیں۔ اس حادثے کا ہولناک منظر بھی کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ ہو گیا تھا، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ فٹ پاتھ پر کھڑے ہیں اور اچانک پل کی ایک سائڈ منہدم ہو جاتی ہے اور لوگ چیخ و پکار کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ حالیہ دنوں میں تائیوان میں پیش آیا تھا، جہاں تائیوان کے مشرق میں ایک خلیج پر بنا ایک تاریخی پل ٹوٹ کر سمندر میں گر گیا، جس کا ملبہ نیچے موجود کشتیوں پر جا گرا، اور ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 5 افراد لاپتہ ہو گئے اور درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ تائیوان کی نیشنل ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق ان کشتیوں میں کافی تعداد ماہی گیروں کی کشتیوں کی تھی، اور ان میں سے ایک کشتی پر کم از کم 6 افراد سوار تھے جو اس حادثے کی زد میں آئے، جن کی تلاش آج بھی جاری ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔